वंदे मातरम दोस्तों। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लासों में संवैधानिक विकास पर बात की थी और भारतीय शासन अधिनियम 1935 तक हम बात कर चुके थे। हमारा जो अधिनियमों का दौर है वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से चला और हमने लगभग ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए सभी अधिनियमों का अध्ययन करते हुए अंतिम शासन अधिनियम 1935 तक अध्ययन कर लिया था। अब अगर अपने इसी प्रक्रिया की बात की जाए तो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके पश्चात भारतीयों को आजादी प्रदान की जाएगी तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अंतिम अधिनियम लाया जाएगा वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 होगा। अभी उसमें काफी टाइम है, अभी हम 1935 तक ही पहुंचे और आपको पता है कि हम बिल्कुल समय के साथ साथ क्रमानुसार चल रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे की जो घटनाएं होती है वो घटनाएं संविधान निर्माण की घटनाएं कहलाती है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास और आज से हमारा चैप्टर जो शुरू होगा उसका नाम क्या है, संविधान निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो संविधान निर्माण की अगर अपन बात करें तो देखिए भाई, जो भारतीय संविधान के प्रथम दर्शन होते हैं या जो पहली कोशिश की गई है भारतीय संविधान निर्माण की वो किसके द्वारा की गई है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उन्होंने 1895 में एक विधेयक बनाया था जिसे क्या कहा गया था, स्वराज विधेयक। इसी स्वराज विधेयक में प्रथम भारतीय संविधान निर्माण की कोशिश की गई थी और इसीलिए संविधान के प्रथम दर्शन कहां पाए जाते हैं, आपके स्वराज विधेयक जिसे तिलक द्वारा बनाया गया था। अगली बात करें तो देखिए भाई, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि जो भारतीयों का राजनीतिक भविष्य है ना वो स्वयं भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा। जो स्वराज है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की भिक्षा नहीं होगी। मतलब हमारा जो स्वराज है, हमारा जो संविधान है वो कौन लिखेगा, हम खुद लिखेंगे, ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेंगे उसमें। तो आगे बढ़ते अपन। अब देखिए 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान निर्माण की मांग को रखा था। इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था नेहरू रिपोर्ट के नाम से। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे दे दी गई थी स्वीकृति कि भाई आप बनाओ, आप में दम है तो आप बना दो एक ऐसा संविधान जो भारत के सभी वर्गों को संतुष्ट कर सके। तो उसी क्रम में पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। अब इस नेहरू रिपोर्ट में क्या था कि भाई नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया। मतलब उनकी जो 11 मांगे थी वो शामिल करने की मांग रखी थी। परंतु पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या कह के टाल दिया कि मैं मुस्लिम अधिकारों को पहले ही रख चुका हूं तो मैं इसमें अब किसी विशेष अधिकार को नहीं रख सकता। तो इसी बात पर दोनों में मतभेद हो गए और ब्रिटिश सरकार ने यह कहकर नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया कि यह भारत के दो वर्गों को संतुष्ट नहीं कर पा रही, जो मुस्लिम वर्ग है उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही, तो हम इसे कैसे स्वीकार कर लें। भाई संविधान कैसा होना चाहिए या विधेयक कैसा होना चाहिए जो सभी को संतुष्ट कर सके, मतलब सभी उसे स्वीकार कर सके। क्लियर। अब इसी कारण मैंने यहां पे क्या लिखा है, संविधान निर्माण की मांग रखी थी मोतीलाल नेहरू ने जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। बाद में स्वीकार कर ही दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1934 में एक वामपंथी नेता थे जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग को, मतलब कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया जाए, भारतीयों द्वारा किया जाए, इस मांग को भारतीय जनता के सामने रखा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने संपूर्ण भारत में इस संविधान सभा के गठन का प्रचार किया था। क्लियर। तो अब उठने लग गई है बातें संविधान निर्माण के लिए। और संविधान निर्माण भी कैसे किया जाए, एक संविधान सभा के द्वारा एक समिति बनाई जाए और वो पूरी टीम मिलकर क्या करे, संविधान का निर्माण करे। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं अपन 1936 में कांग्रेस के फेजपुर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था कि जो भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, उस संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार का मतलब समझते हो कि जो भी वयस्क व्यक्ति हैं वो वयस्क व्यक्ति मिलकर एक संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित करेंगे, उनको चुनेंगे और वो सब सदस्य मिलकर क्या करेंगे, भारत के लिए संविधान निर्माण का कार्य करेंगे। क्लियर। तो 1936 में पहली बार फेजपुर अधिवेशन में यह बात कही गई और 1938
1938 में पंडित नेहरू ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर ही किया जाएगा। और इसी समय महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। मतलब भारतीय संविधान निर्माण में ब्रिटिश हस्तक्षेप बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। हमारा जो संविधान बनेगा वो हमें प्योरली मतलब पूर्ण रूप से किसके द्वारा निर्मित होगा? भारतीय व्यक्तियों द्वारा। क्लियर? तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए भाई 1940 में क्या हुआ है? अब तो 1940 में ब्रिटेन में बहुदलीय सरकार चुनी गई थी। मतलब अब वहां पर सरकार चेंज हो गई थी और सरकार किसकी चुनी गई थी? बहुदलीय कंपनी की। तो इस बहुदलीय सरकार ने पहली बार भारतीय लोगों की मांग को स्वीकार किया था 1940 में। और क्या कहा था कि भारतीय संविधान निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। मतलब ब्रिटेन या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार भारतीयों की मांग को स्वीकार कर चुका है। तो अगली बात देखते हैं अपन अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? अगस्त 1940 में। किसके द्वारा लाया गया? उस समय तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल बोल दो या वायस राय बोल दो। तो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया। अब देखिए मेरा प्रश्न है आपसे कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया है, तो अगस्त घोषणा कब लाई गई थी? क्लियर? और किसके द्वारा लाई गई थी? और अगस्त घोषणा का अन्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर? अगली बात इस पे करते हैं कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया था। और इस प्रस्ताव में पहली बार गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था कि भारतीय संविधान का निर्माण प्रमुखता से नहीं पूर्णता से मतलब पूर्ण रूप से किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? तो प्रस्ताव का नाम क्या हो गया? अगस्त प्रस्ताव। अगली बात करते हैं अपन क्रिप्स मिशन 1942। तो देखिए भाई ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राजनीतिक नेताओं को मनाने के लिए समय समय पर प्रपंच समितियां भेजी जाती रही हैं। उन्हीं समितियों में से एक समिति आती है क्रिप्स मिशन 1942। अगर हम उस समय की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हैं तो आपको पता है कि 1939 से 1945 के मध्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक युद्ध लड़ा जा रहा था जिसका नाम क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था और इसमें ब्रिटेन भी भाग ले रहा था। अब ब्रिटेन की सेनाओं को किसकी आवश्यकता थी? भारतीय सेनाओं के सहयोग की। और भारतीय सेनाओं का सहयोग लेने के लिए भारतीय कांग्रेस के नेताओं, मुस्लिम लीग के नेताओं को संतुष्ट करना आवश्यक था। तो इसी बात पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक 3 सदस्यीय आयोग, जिसका अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स, जिसका अध्यक्ष था स्टेफर्ड क्रिप्स, इस आयोग को भारत दौरे पर भेजा था। और स्टेफर्ड क्रिप्स ने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक दलों से चर्चा करके जो योजना प्रकाशित की थी उसी योजना को क्या कहा जाता है? क्रिप्स मिशन कहा जाता है। अब देखिए इस क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। तो पहले प्रावधान की अगर अपन चर्चा करें तो इस मिशन का पहला प्रावधान था कि ब्रिटिश संसद भारत को स्वशासन प्रदान करना चाहती है। ब्रिटिश संसद भारत को स्वशासन प्रदान करना चाहती है। स्वशासन मतलब भारतीयों का खुद का शासन प्रदान करना चाहती है। उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरी बात के युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो दूसरा प्रावधान क्या हो गया? युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण के लिए
संविधान सभा का गठन किया जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रावधान, अब लिख नहीं रहा हूं मैं, बोल रहा हूं सीधा। तो तीसरा प्रावधान आता है कि इसके पश्चात एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी और उस युद्ध सलाहकार समिति में भारतीयों को भी प्रमुखता से क्या दिया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चौथी बात, गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया जाएगा जिसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों को मतलब मुस्लिम लीग को भी दिया जाएगा, कांग्रेस को भी दिया जाएगा। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी इस मिशन की वो ये थी कि भारत में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारत की राजनीतिक सत्ता किसी भी राजनीतिक दल को जब तक हैंड ओवर नहीं की जाएगी, जब तक कि सभी राजनीतिक दल उस पर क्या हो जाए, सहमत नहीं हो जाए। क्लियर। अब देखो, शांति और सुरक्षा मतलब जैसे मान लो कि अगर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को भारत की राजनीतिक सत्ता हैंड ओवर कर देती है, मतलब पूरे भारत का शासन किसे दे देती है, कांग्रेस को, तो मुस्लिम लीग वाले इसका विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे और उससे दंगे हो सकते हैं, सांप्रदायिकता फैल सकती है। तो इसी चीज को बनाए रखने के लिए जब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस योजना से सहमत नहीं हो जाते हैं तब तक भारत की राजनीतिक सत्ता उनको हैंड ओवर नहीं की जाएगी। और उसके पश्चात भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों, कौन कौन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों दलों ने इस योजना को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। तो अब बढ़ते हैं हम हमारी अगली योजना की ओर। तो देखिए भाई, क्रिप्स मिशन 1942 के पश्चात क्रिप्स मिशन को भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। तो अंग्रेजों द्वारा जो अगला प्रपंच या अगली प्लान या अगली योजना जो लेके आई गई थी उसे क्या कहा जाता है, वेवेल योजना। तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के द्वारा इस योजना को लाया गया था। और कब लाया गया था, 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को यह योजना लाई गई। और इस योजना के प्रावधान क्या क्या थे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रावधान था कि वायसराय की कार्यकारिणी को गठित किया जाएगा और उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मतलब वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसको दोबारा से गठित किया जाएगा और उसमें सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात थी इसमें, गवर्नर जनरल की परिषद में, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें मुस्लिम जो सदस्य हैं उन मुस्लिम सदस्यों की संख्या किसके बराबर होगी, सवर्ण हिंदुओं के बराबर। मतलब दोनों को इक्वलिटी दे दी है। तीसरी बात थी कि कार्यकारी परिषद एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है वो किसके रूप में कार्य करेगी, एक सरकार के रूप में, एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। और जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी समाप्ति के पश्चात भारतीय जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। उसके बाद एक प्रावधान था इसमें कि जो भारतीय प्रशासनिक पद हैं, जितने भी प्रशासनिक पद है भारत में, उनमें से केवल दो ही पद, एक तो गवर्नर जनरल और एक सैन्य प्रमुख, इन दोनों पदों पर ही कौन होंगे, अंग्रेज नियुक्त होंगे। बाकी सभी पदों पर किसकी नियुक्ति की जाएगी, भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। और लास्ट के भारत में इन सब चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए, इन सब चीजों का अध्ययन करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। कहां पर, शिमला में। और कैसा सम्मेलन होगा वो, सर्वदलीय, मतलब जिसमें सभी राजनीतिक दलों को इनवाइट किया जाएगा। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को आयोजित किया गया। अब इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। अब कांग्रेस ने जो भाग लिया था इसमें, तो कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व था वो कौन कर रहे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। जबकि मुस्लिम लीग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, बिल्कुल एज ऑलवेज मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण ये जो सम्मेलन था ये असफल हो गया। भाई मोहम्मद अली जिन्ना की मांग थी कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो मुस्लिम सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उन सभी सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कहां से की जाएगी, मुस्लिम लीग से। जबकि मौलाना साहब क्या चाहते थे कि भाई मुस्लिम सदस्य कहां पर है, कांग्रेस में भी है, तो कुछ मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति कहां से की जाएगी, कांग्रेस से भी की जाएगी। इस बात पर दोनों में मतभेद हो गया और शिमला सम्मेलन क्या हो गया, असफल हो गया। तो देखिए भाई, आज हमने काफी सारी चर्चाएं कर ली है शिमला सम्मेलन तक। अब जो हमारा अगला सीक्वेंस आ रहा है, जो अगला क्रम आएगा वो क्या आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा। मतलब भारतीय संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक
टीम भारत भेजी जाएगी, जिसे क्या कहा जाता है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन पर जितनी भी चर्चा है बिल्कुल हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरी, आप निश्चिंत रहिए। आप खुद भी देख रहे हैं हम कहां तक जा रहे हैं, बिल्कुल डीप में जा रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन भी अपन डीप से पढ़ेंगे, तो उस पर हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।